हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक वीडियो बनाऊंगा मैं ये जिसमें कि आपको पता थोड़ा सा, वैसे तो सभी को पता होता है कि आप ग्रेजुएशन करके आए हो तो ये आंसर कैसे लिखना है। फिर भी अगर किसी को नहीं पता, किसी को थोड़ा गाइडेंस चाहिए, तो इस वीडियो से आपको गाइडेंस मिल जाएगी किस तरीके से आपको एक आंसर लिखना है 500 वर्ड्स का। और किस तरीके से आप 20 में से ज़्यादा नंबर ले सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके वैसे तो दोनों साइड मिला के 4 पेज होने चाहिए, यानी एक एक पेज में 2 पेज होते हैं, तो 2 पेज लगा लो। और नहीं तो 6 पेज, तो आपको यानी 3 पेज आपको भरने भरने होते हैं बढ़िया नंबर के लिए। तो ये देख लेते हैं इसमें सबसे पहले आपको क्या लिखना चाहिए एक आंसर में। इसमें उदाहरण मैंने जॉन लॉक के प्राकृतिक सिद्धांत का लिया है, उसके आंसर का इस तरीके से करा है कि किस तरीके से लिखना आपको। सबसे पहले आप परिचय या परिभाषा या परिभाषा हम मेन बॉडी में रखेंगे, परिचय लिखेंगे। यानी परिचय आपको इंट्रो को या हेडिंग देने की ज़रूरत नहीं है उसकी। आपको सबसे पहले 4-5 लाइन का एक ऐसे पैराग्राफ लिखना है शुरू में, आंसर जब स्टार्ट करोगे उसमें आप बताओगे कि पर्सन में क्या पूछा गया है। परी इसमें मैंने पॉइंट भी लिखे हुए हैं कि पर्सन को समझाएंगे, उसकी पृष्ठभूमि देंगे, यानी पर्सन में क्या पूछा गया है। और फिर उसमें हम बिंदुओं को लिखेंगे कि हम क्या क्या अपने आंसर में बताएंगे, उसके प्राकृतिक सिद्धांत के बारे में क्या क्या बताएंगे, उसका महत्व बताएंगे, उसकी प्रकृति बताएंगे, उसका स्वरूप बताएंगे। फिर उन्हीं जो पॉइंट्स हमने बताए हैं उसमें शुरू में इंट्रो में, फिर उन्हीं को हमने मेन बॉडी लिखेंगे उसमें हेडिंग्स बना के उनकी। आपको इसके उसमें इंट्रो लिखने में ये भी याद रहेगा कि मुझे क्या हेडिंग्स बनानी है। तो फिर आपको मेन पैराग्राफ जो मेन बॉडी होगी उसमें वही जो पॉइंट आपने बताए हैं इंट्रो में वे लिखने हैं और उनके बारे में एक्सप्लेन करना है। अब जैसे कि अपना इंट्रोडक्शन हो जाएगा 80 से 100 शब्द का, 100 का भी हो जाए, 150 का भी हो जाए, 6 से 7 लाइन हो जाए, आपका एक पन्ना भर जाए फ्रंट का, या आधा पन्ना भर जाए। फिर आप मेन बॉडी का फर्स्ट पैराग्राफ शुरू करेंगे, उसमें हेडिंग देंगे जो भी आपने मुख्य बिंदु दिए हैं अपनी इंट्रो में, कि हम सबसे पहले जॉन लॉक की प्रकृति के बारे में क्या बताएंगे। इसमें मैंने लिखा भी है पर्सन के प्रमुख बिंदु या परिभाषा को समझाएंगे। यानी पहले तो परिभाषा, जो हमारे क्वेश्चन है उसकी परिभाषा को समझाएंगे फर्स्ट पैराग्राफ में कि क्या चीज़ है। उदाहरण के लिए अगर आप जॉन लॉक के प्रकृति का अधिकार सिद्धांत पर लिख रहे हैं तो पहले पैराग्राफ में हम सिद्धांत की परिभाषा और उसके मूलभूत विचार देंगे, किस तरीके से उसका विचार ऑपरेट करता है, काम करता है, क्या क्या बताता है वो। तो दूसरा पैराग्राफ में उसके प्रमुख तर्क और सिद्धांत की गहराई में जाएंगे और इसके महत्व, उपयोगिता और प्रभावों की चर्चा करेंगे। उसके बारे में इसके महत्व लिखेंगे, उसकी उपयोगिता और प्रभाव की हेडिंग बनाएंगे और उसके बारे में लिखेंगे। तीसरा पैराग्राफ ऐसे ही तीसरा, चौथा और पाँचवा, 5 पैराग्राफ आप बना सकते हैं आपके बढ़िया आंसर के लिए। तीसरे पैराग्राफ में आप संबंधित विचारों, यानी उससे रिलेटेड कुछ विचार हैं, जैसे प्रकृति के अधिकार पे कोई और विचारकों ने भी कुछ बोला है तो उनके विचार भी लिखने होंगे, अगर आपको याद होंगे तो कोई, तो उसमें लिख सकते हैं। और विभिन्न दृष्टिकोणों का उल्लेख करेंगे। उदाहरण के लिए अगर आप मार्क्सवादी विचारधारा पर लिख रहे हैं तो उसकी तुलना अन्य राजनीतिक विचारधाराओं से करेंगे कि किस तरीके से भिन्न है। जैसे आप जॉन लॉक के प्रकृति के अधिकार की कर रहे हैं तो उसके औरों की विचारधाराओं से कंपेयर करेंगे कि इस तरीके से है। फिर चौथे में सिद्धांत या विचारधारा के वर्तमान में उस सिद्धांत की क्या परिप्रेक्ष्य है, प्रभाव क्या है, समकालीन मुद्दों या घटनाओं से संबंधित करेंगे उसको एक लास्ट पैराग्राफ में। एक पैराग्राफ और लिखेंगे उसके बाद उसमें समकालीन, वही वर्तमान में ही, ये लास्ट पैराग्राफ यही होना चाहिए वैसे तो। फिर आप उसके बाद आपके सेकंड पेज के लास्ट में आ जाएंगे आप, जहाँ तक उसका एक पेज पे 2 पैराग्राफ लिखेंगे, थर्ड पे 2 पैराग्राफ लिखेंगे, फिर लास्ट पे ऐसे ही मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया आपको। फिर निष्कर्ष में अपने पूरे उत्तर का एक सारांश देंगे कि हमने क्या समझा, क्या लिखा है, और हमें क्या करना चाहिए, हमें ये फॉलो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए अधिकार, ये इसके विचारधारा। फिर पर्सन के मुख्य बिंदुओं का अवलोकन करेंगे, जो हमने बिंदु लिखे हैं उनके बारे में हमने क्या बताया है, और व्यक्तिगत टिप्पणी अपने अपने विचार पर करेंगे उससे में निष्कर्ष में। ये निष्कर्ष के पॉइंट्स होते हैं, आप इनमें
पॉइंट बना के नहीं लिखना था निष्कर्ष का एक पैराग्राफ लिखना होता है आपको, 5 या 6 लाइन का या 4 लाइन का, 3 लाइन का, जो भी जितना भी बन सके उतना लिखे, पर निष्कर्ष वेरी इंपॉर्टेंट। निष्कर्ष लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हर एक आंसर में निष्कर्ष लिखना, लास्ट में चाहे टाइम चाहो बहुत कम हो आपके पास, पर 2 लाइन लिख के ही जाना है निष्कर्ष। अगर बिल्कुल टाइम नहीं है तो फिर क्या करें, कोई नहीं, निष्कर्ष लिखिए और 1 लाइन लिख दीजिए और छोड़ दीजिए कि हमने ये समझा इस निष्कर्ष से, इस आंसर से, इस विचारधारा से। उदाहरण के रूप में देख लेते हैं कि ये पर्सन जॉन लॉक के प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत की व्याख्या करें। ये 20 नंबर का क्वेश्चन है, 500 वर्ड का। सबसे पहले परिचय, इसमें आपने परिचय की हेडिंग देने की जरूरत नहीं है, बस आपको पैराग्राफ स्टार्ट कर देना है कि जॉन लॉक एक प्रमुख राजनीतिक विचारक ने राजनीतिक विचारक हैं। उन्होंने अपने प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत के माध्यम से आधुनिक राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। थोड़ा सा उनके बारे में बताएंगे। उनका सिद्धांत यह मानता है कि मनुष्य को जन्म से ही कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं जिन्हें कोई भी सत्ता या राज्य हटा नहीं सकता या उन्हें छीन नहीं सकता, उनका उल्लंघन नहीं कर सकता। यह विचारधारा 17वीं शताब्दी के दौरान उभरी और राजनीतिक सिद्धांतों के क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। इस उत्तर में प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या करेंगे और इसके बारे में हम उस पर चर्चा करेंगे। ये इंट्रो होगा इसके बारे में। फिर देख लेते हैं प्राकृतिक अधिकारों की एक परिभाषा। जॉन लॉक की प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत यह मानता है कि सभी मनुष्य को जीवन, शुद्धता और संपत्ति के अधिकार जन्म से प्राप्त होते हैं और यह सिद्धांत तो प्राकृतिक अधिकार जन्म से प्राप्त होते हैं। सिद्धांत प्रकृति की अवस्था और सामाजिक अनुबंध के अवधारणा पर आधारित होते हैं, जहां हमें लोग अपनी प्राकृतिक अवस्था को छोड़कर एक संगठित समाज का निर्माण करते हैं। प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों का संरक्षण खुद करता है और दूसरों के अधिकारों को सम्मान करता है, दूसरे के अधिकारों को कभी भी उल्लंघन नहीं करता है। लॉक के अनुसार यह प्राकृतिक अधिकार कानून द्वारा संरक्षित होते हैं और किसी भी परिस्थिति में उन्हें हटाया नहीं जा सकता। राज्य और सामाजिक अनुबंध, फिर एक हम इसका दूसरे जो राज्य सामाजिक अनुबंध है, जो सामाजिक समझौता, उससे रिलेट करेंगे इसके अधिकार को, प्राकृतिक अधिकार को। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार अविच्छेद्य है और राज्य का मुख्य कार्य इन अधिकारों की सुरक्षा करना है। राज्य का गठन हमने समझौता करके इसीलिए किया है कि लोगों की सहमति से होता है और यह सहमति सामाजिक अनुबंध के आधार पर बनती है। इस अनुबंध के तहत लोग कुछ स्वतंत्रताएं राज्य को सौंपते हैं, बदले में राज्य उनकी सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करता है। लॉक का मानना था कि राज्य का कोई भी कानून या नीति लोगों की प्राकृतिक अधिकारों को उल्लंघन नहीं कर सकता। यदि राज्य ऐसा करता है तो नागरिकों को उस सरकार से बदलने का अधिकार है, यानी तख्ता पलट कर सकती है सरकार अगर वो उनके अधिकारों को उल्लंघन कर रहा है तो। यानी फिर लॉक और होब्स के विचारों को रिलेट कर रहा है, हमने विचारों की तुलना की है। लॉक का सिद्धांत और होब्स के सिद्धांत से भिन्न है। होब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकाकी, निर्धन, दुष्कर, पशुवत और संक्षिप्त है। यानी उन्होंने बिल्कुल बराबर माना है उस जीवन को प्राकृतिक अधिकार वाले में कि बिल्कुल अकेले रहते हैं, बिल्कुल गरीब हैं, दुष्कर, बिल्कुल घटिया हालत है उनकी और जानवरों की तरह रहते हैं। जबकि लोग का मानना है कि प्राकृतिक अवस्था में भी लोग नैतिकता, तर्कसंगतता का पालन करते हैं। होब्स के विचार में राज्य का गठन आवश्यक था, ये बिल्कुल ज़रूरी था ताकि मानव स्वभाव की नकारात्मकता को नियंत्रण किया जा सके। इसके विपरीत लॉक का दृष्टिकोण अधिक सकारात्मक और मानवाधिकार पर आधारित है। लॉक का विश्वास था कि लोग स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं और अपने अधिकारों और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करते हैं। लॉक का मानना था और होब्स का बिल्कुल विपरीत था इसका कि बर्बर हैं, फलाना है, ऐसे इंसानों को बिल्कुल इस तरीके से देखते थे प्राकृतिक अधिकार के टाइम पे कि राज्य का होना बिल्कुल ज़रूरी है, उन पर लगाम लगानी ज़रूरी है इंसानों पर, नहीं तो वे एक दूसरे की प्रॉपर्टी ऐसे ही छीनते रहेंगे। फिर देख लेते हैं प्रभाव और ऐतिहासिक महत्व। लॉक के प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत पर प्रभाव अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम और फ्रांसीसी क्रांति पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र में जीवन, स्वतंत्रता और सुख की खोज के अधिकारों का उल्लेख लॉक के विचारों से प्रेरित होता है।
थॉमस जेफरसन ने लॉक के विचारों को अमेरिकी संविधान में शामिल किया, जो आज भी मानवाधिकारों की रक्षा और लोकतांत्रिक व्यवस्था के संचालन का आधार है। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान मनुष्य और नागरिक अधिकारों की घोषणा में लॉक के प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत की झलक मिलती है। फिर देख लेते हैं जो वर्तमान में इस विचार का क्या प्रभाव है समकालीन संदर्भ में। लॉक के विचार आज के आधुनिक लोकतांत्रिक समाज में भी प्रासंगिक हैं। उनकी विचारधारा ने मानवाधिकारों और नागरिक स्वतंत्रताओं की अवधारणाओं को मजबूत किया है। वर्तमान समय में जब सरकारें मानवाधिकारों का उल्लंघन करती हैं, तब लॉक के सिद्धांत में हमें यह समझने में मदद करते हैं कि नागरिकों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कैसे संगठित होना चाहिए। उनका सिद्धांत न्यायिक प्रणाली, मानवाधिकारी संगठनों और वैश्विक मंचों पर मानवाधिकारों की बहस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर लास्ट में वेरी इंपॉर्टेंट निष्कर्ष आपको ज़रूर लिखना हर एक आंसर में। जॉन लॉक का प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत आधुनिक राजनीतिक विचारधारा का एक महत्वपूर्ण आधार है। यह सिद्धांत मानवाधिकारों की अवधारणा और राज्य की भूमिका की व्याख्या करता है। लॉक के विचार ने केवल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि आज भी वे समाज और राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनके सिद्धांत ने लोकतंत्र, न्याय और मानवाधिकारों के संरक्षण में क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया है। और कुल मिलाकर जॉन लॉक की प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत एक स्थायी और प्रभावी राजनीतिक विचारधारा है, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा और हमें भी प्रेरित करता है। तो इस छोटी सी वीडियो में आपका इतना ही है। आप इसको देख लीजिए, इसकी पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे। और आप जो फर्स्ट वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए, आपको 20 क्वेश्चंस वाली, आप उस वीडियो में जाके कमेंट कीजिए नीचे और लाइक कीजिए वीडियो को, तो मैं आपके पर्सनली आपको टेलीग्राम पर उसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।